वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल वाइवा की प्रिपरेशन के बारे में। तो जिन लोगों का प्री असेसमेंट वाइवा हो चुका है और वो उसमें पास हैं तो उनको फाइनल वाइवा की प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें फाइनल वाइवा के लिए प्रिपेयर करेंगे और कैसे उनको प्रिपेयर करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो आपको फाइनल वाइवा में जो प्रेजेंटेशन है जो आपने फाइनल डिलीवरेबल में बना के सबमिट की हुई है। तीन चीज़ें आपने सबमिट की थी। एक प्रोजेक्ट का कोड, फाइनल कोड जो पूरा कोड था प्रोजेक्ट का, एक वो। दूसरा आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। तीसरे नंबर पे आपने एक फाइनल रिपोर्ट बनाई थी। तो इन तीनों चीज़ों में से आपने अभी जो प्रेजेंट करना है वो आपने प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई थी उसमें से सारी प्रेजेंटेशन आपसे होगी, उसी में से आपसे क्वेश्चंस होंगे। उस प्रेजेंटेशन में आपके पास तकरीबन सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं आपके प्रोजेक्ट की। मतलब उसमें एसआरएस डॉक्यूमेंट से भी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, उसके पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की भी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, फिर उसके इंटरफेसेस भी आपके प्रोजेक्ट के इंक्लूड हैं। और एक तो आपसे ये प्रेजेंटेशन में से क्वेश्चन होंगे, दूसरा आपसे जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसमें से क्वेश्चन होंगे। तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट भी अपना बताना पड़ेगा वहाँ पे। आपसे वो पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और आपने सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस का बताना है क्योंकि आप आईटी के या सीएस के स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए आपको वो सब्जेक्ट बताना पड़ेगा जिसका कोड सी एस के साथ स्टार्ट होता है। मतलब CS201, CS504, CS604, इस तरह जिनके कोड हैं वो वाला कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे एज ए फेवरेट सब्जेक्ट। फिर उस फेवरेट सब्जेक्ट में से आपसे क्वेश्चंस होंगे, और राउंड अबाउट तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन उसमें से हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है इससे कम भी हो। ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर्स पे, वो कैसे आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। ऑलरेडी आपने अपने माइंड में इसको बिठा लें कि आपने कौन सा कोर्स एज ए फेवरेट सब्जेक्ट वहाँ पे बताना है। जो सब्जेक्ट बताएंगे उसी में से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो ये ना हो कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट बता दें जिसके लिए आपकी तैयारी ही नहीं थी, और आपको बेशक आता हो लेकिन आपने रिसेंटली जो पढ़ा हो उसी को कोशिश करें कि वही आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। जिस तरह जो लास्ट सेमेस्टर में आपने जो कोर्स पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस के, कोशिश करें कि उन्हीं में से ही आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें, और जिस पे आपको ज़्यादा ग्रिप है जिस सब्जेक्ट पे, उसको आप एज ए फेवरेट सब्जेक्ट अपना चूज़ करें। तो ये तो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात होगी। तो ये इसमें कोई ऐसी बातें नहीं थी, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था इसका। इसमें बताने वाली चीज़ यही थी कि आपने किस तरह उसके लिए प्रिपेयर रहना है। दूसरी प्रिपरेशन के लिए चीज़ ये है कि आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के बारे में ही सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें कैसे कैसे हैं और कौन सी डायग्राम कैसे आपने एक्सप्लेन करनी है। तो उसमें जितनी भी डायग्राम है वो तकरीबन आपको एक्सप्लेन करने में से किसी एक के लिए कहा जा सकता है, तो आप उसको फिर एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जो आप समझ लें कि सैंपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। उस प्रेजेंटेशन में जो है एक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, उसकी ही ये प्रेजेंटेशन है। तो बाकी भी प्रेजेंटेशन इसी तरह ही होंगी, कोई इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। डायग्राम्स भी इसी तरह होंगी, जस्ट डायग्राम्स की जो नेम्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो वही होंगे जो इस डायग्राम में। इसी तरह की बाकी डायग्राम भी, बाकी प्रेजेंटेशन जो हैं या बाकी प्रोजेक्ट जो हैं, उनकी भी डायग्राम्स ऐसी ही होंगी। जस्ट उनका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगी। तो चले हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली सबसे स्लाइड तो आपके पास जो है वो बिस्मिल्लाह की है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आपका जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल यहाँ पे होगा। जिस तरह यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल है टू डू लिस्ट, तो यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट वाली जो प्रोजेक्ट है उसी की प्रेजेंटेशन को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको रन किया, इसलिए यहाँ पे ये टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट मेरे सामने उसकी प्रेजेंटेशन ओपन है।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास ग्रुप मेंबर्स का इंट्रोडक्शन होगा। तो ग्रुप मेंबर 1 लिखा होगा, यहाँ पे मैंने नेम नहीं लिखे, यहाँ पे नेम 1 होगा और नेम और आईडी ग्रुप मेंबर 2 का होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। तो ये आपके पास बुलेट्स की फॉर्म में इंट्रोडक्शन होगा। तो ये आप इंट्रोडक्शन अगर आपसे कहें तो आप इधर से ऊपर से स्लाइड से देख के उनको पढ़ के बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास प्रोसेस मॉडल आएगा। मतलब आपने जो प्रोसेस मॉडल यूज़ किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के दौरान, तो वो मॉडल आप यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये नज़र भी आएगा। और अगर तो वो कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करें, तो आप इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके कुछ 5 फेजेस हैं, उन फेजेस के साथ आपने कैसे काम किया, तो ये सारा आप यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि ये वीयू प्रोसेस मॉडल है। क्यों व्यू प्रोसेस मॉडल है? क्योंकि ये हम व्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, तो इसलिए ये व्यू प्रोसेस मॉडल है, क्योंकि ये व्यू ने डेवलप किया है। और ये जो प्रोसेस मॉडल है, ये दो प्रोसेस मॉडल्स का कम्बिनेशन है, एक वाटरफॉल और दूसरा स्पाइरल मॉडल। क्यों दोनों दो कॉम्बिनेशन है? क्योंकि इसमें दोनों की क्वालिटीज आपको नजर आती हैं, वाटरफॉल की भी और स्पाइरल मॉडल की भी। स्पाइरल मॉडल ऐसे है कि यहाँ पे अगर आप देखें, पहला जो फेज है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट, तो इस फेज पे आप दूसरे फेज पे जाते हैं। जब आप इस फेज को कंप्लीट कर लेते हो, प्लानिंग वाले फेज पे आप आ जाते हैं। प्लानिंग वाले फेज पे आप आते हैं इस एरो से, ये आपको एरो बता रहा है कि ये आप प्लानिंग वाले फेज पे आ जाएंगे जब रिक्वायरमेंट एनालाइजिंग का फेज कंप्लीट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल इस पे आप प्लानिंग वाले फेज पे आपको आके याद आ जाता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करनी रह गई थी या एनालाइज करनी रह गई थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा वापस आप गैदरिंग एंड एनालाइजिंग वाले फेज पे जाएंगे। तो इस तरह क्या हो रहा है कि ये स्पाइरल एक बन रहा है, ठीक है, ये एक सर्कल बन रहा है, एक स्पाइरल बन रहा है। तो इस वजह से ये इसमें क्वालिटी आ गई स्पाइरल मॉडल की। और अगर वाटरफॉल की आप बात करें, वाटरफॉल की इसमें क्वालिटी कैसे आ रही, तो वाटरफॉल क्वालिटी ऐसे आ रही है कि आप पहला फेज जब देखें गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद दूसरा फेज उसके नीचे आ रहा है, वो प्लानिंग फेज है। तो ये एक के बाद दूसरा फेज और दूसरे के बाद तीसरा फेज, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह पांचवा, ये आपको शेप दे रहा है वाटरफॉल मॉडल की। तो इस तरह वाटरफॉल और आपका जो स्पाइरल मॉडल है, दोनों की क्वालिटीज इस मॉडल में आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट वाले फेज को। तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज जो हमारे पास प्लानिंग का फेज है वहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं कि किस टाइम पे हमने कौन सा काम करना है। उसके बाद फिर जब ये भी काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग फेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सिस्टम की जो जितनी भी डायग्राम्स होती हैं, जिस तरह डेटाबेस डायग्राम है, प्रोसेस मॉडल है, जो भी डायग्राम हमारी होती हैं, वो हम यहाँ पे इस डिज़ाइनिंग वाले फेज में उनको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट, जब वो भी कंप्लीट हो जाता है डिज़ाइनिंग वाला फेज, फिर हम डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट वाले फेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आगे हम अपने सिस्टम को एक्चुअली डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो इटरेशन हैं, एक इटरेशन 1 है और दूसरा इटरेशन 2 है। इटरेशन 1 हम यहाँ पे इसको टेस्ट फेज को ले रहे हैं, और इटरेशन 2 हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को ले रहे हैं। तो इटरेशन 1 में ये होता है कि आप अपना टेस्ट फेज जो है वो डेवलप करते हैं, और वो सबमिट करवाने के बाद आपका वाइवा होता है। जब तक आपका वाइवा नहीं पास हो जाता, तो आप फाइनल प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे नहीं जाते, ठीक है। जब आपका वाइवा पास हो जाता है टेस्ट फेज का, तो फिर आप इटरेशन 2 पे जाते हैं। इटरेशन 2 आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जब आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रोसेस मॉडल की सारी डिस्क्रिप्शन थी, इसको थोड़ा सा हम इस तरह डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास आ जाती है यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम के 3-4 कंपोनेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पास ये एक एक्टर आपको नजर आएगा, और उसके बाद आपको एक ये रेक्टेंगल बॉक्स नजर आएगा जिसके अंदर सारे यूज केसेस हमारे होंगे ऐसे। तो उसके बाद ये आपको जो ओवल शेप है, ये आपको
यूज केस मिलेगा, और उसके बाद यूज केस को हम एक सिंपल लाइन के साथ यूजर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जितने भी यूज केसेस होंगे वो सारे आपको ये सिस्टम बाउंड्री या ये बॉक्स जो है, इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं, इस सिस्टम बाउंड्री के अंदर आपको मिलेंगे। और उसके बाद यूज केसेस जो हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एरो आप रिमाइंड दैट टास्क से आप प्रोड्यूस अलार्म की तरफ, ये दो दो जो हमारे यूज केसेस हैं उनके दरमियान ये एरो हमने शो करवाया है, और उसके एरो के ऊपर हमारे पास यूजेज लिखा हुआ है। मतलब ये है कि ये जब तक हमारा प्रोड्यूस अलार्म का जो यूज केस है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हमारा रिमाइंड दैट टास्क का जो यूज केस है वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करेगा। और इसी तरह आप अगर सपोर्ट लिस्ट वाला देखें तो इसके साथ दो एरोज हैं, और वो दो एरोज जो हैं वो अप साइड पे उनका एरो है, और डाउन साइड पे या दूसरे जो दो यूज केसेस हैं उनकी तरफ उनकी टेल है। तो जो जिनकी तरफ टेल है वो उसके दोनों चाइल्ड यूज केसेस हैं, और जो जिसकी तरफ इसका हेड है इन एरोज का वो इनका पेरेंट यूज केस है। तो इसको हम जो है वो जनरलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, और इसको हम यूजेस या इसको हम इंक्लूड्स वाला जो यूज केस है वो या जो इसका रिलेशन है वो हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पेरेंट आपको नजर आएगा जब आपके पास यहाँ पे जो एरोज हैं वो तो एक की तरफ हो एक, और उसके ऊपर उन एरोज के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो। अगर एक्सटेंड लिखा होगा तो वो जरूरी नहीं कि हर दफा वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे जो चाइल्ड है यूज केस वो। और जब यूजेज लिखा होगा तो फिर पेरेंट जो उसका मेन यूज केस है उसकी कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है कि उसका जो ये वाला जो चाइल्ड है या जो सब उसका यूज केस है वो अपनी कंप्लीशन अपनी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करे। तो इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पोर्ट लिस्ट है, तो स्पोर्ट लिस्ट दो टाइप की है, एक नंबर्ड लिस्ट है और दूसरी बुलेटेड लिस्ट है। तो दोनों में से कोई एक लिस्ट वो एट ए टाइम शो करवाएगा, दोनों ही नहीं करवा सकता। तो ये जर्नलाइजेशन की एक टाइप है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास बिजनेस रूल्स की कैटलॉग है, मतलब आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में शो करवा दी, और इनको बिजनेस रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, अपनी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को बिजनेस रूल्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है हमारे सिस्टम का वो उसकी डायग्राम हमने यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस होता है, उसके बाद हमारे पास सेशन मैनेजर या इवेंट मैनेजर, फिर एनोटेशन मैनेजर, ये सारे मैनेजर होते हैं इस लेयर के बाद। फिर उसके बाद हमारे पास डेटा मैनेजमेंट और कंटेंट प्रोवाइडर की लेयर होती है, मतलब हमारे पास डेटा एक्सेस की लेयर होती है, उसके बाद फिर हमारा डेटा होता है। इस लेयर के बाद फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट और डीबी हेल्पर। और ये जो आपको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए है, और जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी तकरीबन यही है, लेकिन उनमें ये वाली जो लेयर है ना डेटा हेल्पर और कॉन्ट्रैक्ट और ये वाली लेयर नहीं होती। बाकी ये एप्लीकेशन लेयर, फिर बिजनेस लेयर, और फिर उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर, और उसके बाद फिर डेटाबेस आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, फिर यहाँ पे बिजनेस लेयर है, और फिर डेटा एक्सेस लेयर है, और उसके बाद ये डेटाबेस है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा है, कॉन्ट्रैक्ट और डीबी हेल्पर, रिमोट डेटा इंटीग्रेशन मैनेजर। तो ये एक लेयर इसमें एक्स्ट्रा है, और उसके बाद फिर इसमें ये डेटाबेस है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और डीबी हेल्पर ये इसके जो लोकल डेटाबेस है या उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो उसके मैसेजेस वगैरह ये चीज़ें जो हैं उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ये वाले हेल्पर दिया, ये वाली लेयर जो है हम इसमें एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास टीम स्ट्रक्चर की स्लाइड है। यहाँ पे टॉप पे सुपरवाइजर का नेम होगा, और यहाँ पे दोनों साइड बाय साइड जो है मेंबर 1 और मेंबर 2 के नेम और उनका आईडी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है
प्रोजेक्ट का स्केड्यूल। तो यहाँ पे हमने जो स्केड्यूल बनाया था, जो हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट किया हुआ था, वही स्केड्यूल हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट वो हमने 27 दिन लगाए हैं, और ये उसकी स्टार्ट डेट थी और इसकी फिनिश डेट थी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, फिर टेस्ट, फिर फाइनल डिलीवरेबल, ये इसका सारा स्केड्यूल था। और उसके बाद फिर ये इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ये गैंट चार्ट ऑटोमेटिकली जो हमारे पास एमएस प्रोजेक्ट में बना था, वो हमें यहाँ पे इस तरह मिल गया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और ये काम जो है, प्लानिंग जो है इसकी या गैंट चार्ट जो है, ये हम एमएस प्रोजेक्ट में बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है। तो इसमें भी 3-4 कंपोनेंट्स हैं। पहले तो आपको यहाँ पे जो इसका एक्टर है, जो इसका यूज़र है, वो आपको नज़र आएगा, जो यहाँ पे हमने यूज़र लिखा हुआ है। और उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले आपको जो रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद ये इनकी लाइफ लाइन है, ये आपको जो डैश्ड लाइन नज़र आ रही है, ये इसकी लाइफ लाइन है हर ऑब्जेक्ट की। और उसके बाद ये इनकी एक्टिविटी लाइन है, जो आपको सॉलिड बार में नज़र आ रही है, ये इनकी एक्टिविटी लाइन है। एक्टिविटी लाइन मतलब जितनी देर ये एक्टिव रहेगा या एक्टिवेट होगा ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंसर्ट टास्क क्या है, जो यूज़र है वो इंसर्ट टास्क का एक मेथड जो है या एक एक्शन परफॉर्म करता है टास्क वाले ऑब्जेक्ट पे। टास्क ऑब्जेक्ट के साथ वो इंसर्ट टास्क का एक एक्शन परफॉर्म करेगा। जो आपको यूज़र से ऑब्जेक्ट की तरफ एक सॉलिड एरो नज़र आ रहा है, तो ये जो सॉलिड एरो होता है ये एक्शन होता है या मेथड होता है। और जो आपको डैश्ड लाइन नज़र आ रही है वो एक मैसेज एरो होता है, ये मैसेज आप समझ लें कि होता है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र जो है वो इंसर्ट टास्क का एक्शन परफॉर्म करेगा, और वो इंसर्ट टास्क का जो एक्शन है वो हमारे पास टास्क वाले ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होगा। तो इस वजह से यूज़र से टास्क की तरफ हमने एक इंसर्ट टास्क का जो एक्शन है वो उसका एरो डाल दिया। और उसके बाद जब एक्शन परफॉर्म हो जाएगा सक्सेसफुली, तो फिर जो टास्क ऑब्जेक्ट है वहाँ से यूज़र की तरफ सक्सेसफुली का मैसेज जाएगा, टास्क इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसी तरह सर्च का भी है, और फिर उसके बाद डेडलाइन का भी है, और फिर प्रोड्यूस साउंड का भी है। इसी तरह ये सारे एक्शंस सीक्वेंस डायग्राम में आपको नजर आएंगे। मतलब सीक्वेंस डायग्राम में हम अपने सिस्टम के जो एक्शन का सीक्वेंस है वो बताते हैं, जो उसकी प्रोसेसिंग का सीक्वेंस है वो हम इसमें दिखा रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी डायग्राम में भी ऐसे ही हो रहा है। यूज़र टैग और लिस्ट, ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और यूज़र है जो इसके साथ इन ऑब्जेक्ट्स के साथ फिर इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास लॉजिकल मॉडल या क्लास डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं उनका आपस में इंटरलिंक उनका हम दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं इस क्लास के। तो यहाँ पे ये आपको बॉक्स जो नज़र आ रहा है, ये आपको एक क्लास नज़र आ रही है, और यहाँ पे हर क्लास के साथ आपको एक लिंक नज़र आ रहा है। तो ये लिंक जो है ये आपको जो है कंपोजिशन नज़र आएगी। ये जो फील्ड डायमंड है ये कंपोजिशन होगी, और जो अनफिल्ड डायमंड है वो एग्रीगेशन होगी। और ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे जर्नलाइजेशन है, मतलब ये इनहेरिटेंस वाला काम है। तो इनहेरिटेंस को हम जर्नलाइजेशन भी कहते हैं। और अगर ये जो लाइन है ये बिल्कुल सिंपल हो, कोई भी इसके दोनों एंड्स पे कोई भी सिंबल ना हो, तो उसको हम एसोसिएशन कहते हैं, सिंपल एसोसिएशन। तो यहाँ पे हम पहले जो क्लास है, जो ये बॉक्स है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये क्लास का नेम होगा, क्लास का टाइटल होगा, ये टॉप पे, ये जो टॉप पे आपको नजर आ रही है यहाँ पे। उसके बाद ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये इसके इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, या इस क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, या इस क्लास के जो कॉलम्स के नेम आप समझ लें वो हैं। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इस क्लास के बिहेवियर्स हैं, या इस क्लास के एक्शंस हैं, या इस क्लास के मेथड्स हैं जो ये क्लास परफॉर्म कर सकती है। फिर उसके बाद ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये इस क्लास और इस क्लास के दरमियान आपस में जो रिलेशन है, जो लिंक है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब ये जो कंपोजिशन का लिंक है, आपको ये जो फील्ड डायमंड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिशन है 2 क्लासेस के दरमियान, यूज़र और टास्क के दरमियान। अगर फॉर एग्जांपल टास्क नहीं है तो यूज़र भी नहीं अवेलेबल आपको होगा। मतलब अगर आपको यूज़र अवेलेबल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग फिर जाहिर है टास्क भी तो यूज़र के डिपेंडेंट है ना। यूज़र होगा तो टास्क भी वो
कुछ ऐड करेगा। तो अगर यूजर नहीं होगा तो टास्क भी ऐड नहीं होगा, इसलिए यूजर के डिपेंडेंट है ये टास्क वाली क्लास। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनके साथ ये माइनस का सिंबल नजर आ रहा है। जो माइनस का सिंबल है ये हमें शो करता है कि ये प्राइवेट मेंबर्स हैं। और उसके बाद ये एक्शंस जो हैं इनके साथ आपको ये प्लस का सिंबल नजर आ रहा है। प्लस का सिंबल हमें ये बताता है कि ये पब्लिक मेंबर्स हैं, ये मतलब ये इनकी एक्सेस पब्लिकली हर क्लास को अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपको ये कार्डिनैलिटी नजर आ रही है, ये जो वन है इस साइड पे, यूजर वाली साइड पे है, और स्टार जो है वो इस साइड पे, टास्क वाली साइड पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि वन यूजर कैन इंसर्ट मल्टीपल टास्क। स्टार मीन मल्टीपल, वन मीन वन। और यहाँ पे इसका ये मतलब बनता है वन यूजर कैन इंसर्ट मल्टीपल टास्क, या इस तरह आप समझ ले मल्टीपल टास्क कैन बी इंसर्टेड बाई वन यूजर। ठीक है, तो इसी तरह ये बाकी की भी जो आपको क्लासेस नजर आ रही हैं वो भी इसी तरह ही है जिस तरह मैंने इनको ये क्लास आपको डिफाइन की है। तो बाकी की भी ऐसे ही क्लासेस हैं, उनको भी आप ऐसे ही बनाएंगे या उनको भी ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास ईआर डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे ईआर मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एंटिटीज होती हैं उनका आपस में हम रिलेशन बनाते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स भी हम बताते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में जो होगा वो हमारे पास एंटिटी होगी। दूसरा हमारे पास ये डायमंड है, जो दो या दो से ज्यादा हमारी जो एंटिटीज हैं उनके दरमियान आपको नजर आएगा। और जो डायमंड होगा ये हमारी रिलेशनशिप होगी दो एंटिटीज के दरमियान। और उसके बाद आपको एंटिटीज के ऊपर कुछ ये ओवल शेप्स भी नजर आ रही हैं। तो ये ओवल शेप जो हैं ये हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। और जिस एट्रीब्यूट पे ये देखें आप अंडरलाइन है जो एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट इसका प्राइमरी की है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी टास्क आईडी जो है वो प्राइमरी की है। तो इसमें अगर मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूं तो बाकी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको टैग और टास्क इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक टास्क है और इसके दरमियान जो है टास्क और टैग के दरमियान में एक ऐड का रिलेशनशिप है। तो मतलब क्या हुआ कि टास्क उसकी साइड पे क्या है, एम मीन्स मल्टीपल, और टैग्स की साइड पे भी एम है मल्टीपल। मीन्स मल्टीपल टैग्स कैन इंसर्ट या कैन ऐड मल्टीपल टैग्स, या मल्टीपल टैग्स कैन बी एडेड बाय मल्टीपल टास्क। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे भी आपको यूजर की तरफ वन नजर आ रहा है और लिस्ट की तरफ एम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो वन यूजर कैन व्यू मल्टीपल लिस्ट। ठीक है, तो मल्टीपल लिस्ट कौन सी होती हैं, एक तो बुलेटेड लिस्ट है, दूसरी नंबर्ड लिस्ट है। ठीक है, दो टाइप्स हैं लिस्ट की। और यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें तो वन यूजर, ये देखें वन यूजर कैन स्टोर मल्टीपल टास्क। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो वन टास्क कैन रिमाइंड वन टास्क कैन रिमाइंड वन नोटिफिकेशन। यहाँ पे वन वन है तो एक टास्क ओनली वन नोटिफिकेशन जो है वो शो करवा सकता है, तो यहाँ पे इसलिए वन वन है। तो इसी तरह आपके पास यूजर और सर्च के दरमियान भी, यूजर और टास्क के दरमियान सर्च का रिलेशनशिप भी है, तो आपको वही ऐसे नजर आएगा। तो इस तरह आप इसको ईयर डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास डेटाबेस डायग्राम है। तो डेटाबेस डायग्राम में हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक टास्क टेबल है और दूसरा टैग टेबल है। तो टास्क टेबल में आप हमारे पास ये इसके कॉलम्स हैं और टैग टेबल में हमारे पास ये वाले कॉलम्स हैं। तो इन टास्क और टैग टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे है। तो यहाँ पे जो टास्क आईडी है वो टास्क टेबल के अंदर प्राइमरी की है, क्योंकि इसके साथ देखें आप जो की का सिंबल बना हुआ है गोल्डन की का, तो ये प्राइमरी की का सिंबल है। तो ये यहाँ पे प्राइमरी की है। और यही आप कॉलम अगर आप देखें तो ये टास्क आईडी का कॉलम टैग वाले टेबल के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास एज ए फॉरेन की है। ये यहाँ पे टैग आईडी इसकी प्राइमरी की है और टास्क आईडी इसके अंदर एज ए फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे एज ए प्राइमरी की है। तो इस प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे इनके दरमियान एक रिलेशनशिप बना हुआ है।
तो इस तरह आप के पास इससे बड़ा भी अगर डेटाबेस होता है, इससे ज़्यादा टेबल्स भी होते हैं, इसमें तो दो ही टेबल्स हैं टास्क और टैग के, अगर इससे ज़्यादा भी टेबल्स होंगे तो आप उसको भी ऐसे ही क्रिएट करेंगे, उसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, जस्ट टेबल के नेम्स हैं और कॉलम्स के नेम है और फिर उसके बाद फॉरेन की और प्राइमरी की है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास यूजर इंटरफेसेस हैं। तो ये यूजर इंटरफेस वो वाले हैं जो हमने बनाए थे। तो इसमें आपके पास अपडेटेड यूजर इंटरफेसेस होंगे जो आपने अपने पास जो आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन है उसके इंटरफेसेस आपने लिए थे। तो मेरे पास एक्चुअल नहीं है, मैंने जो खुद से थोड़े से हैंड मेड थे वो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो इस तरह आपके पास इंटरफेसेस होंगे। तो इंटरफेसेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती एक्सप्लेन करने वाली। और उसके बाद लास्ट स्लाइड पे आपके पास जो है वो टूल्स की स्लाइड होगी। तो जो टूल्स हमने यूज़ किए होंगे अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, वो टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप की है, तो उसके लिए हमने एक्लिप्स यूज़ किया है और फिर एंड्रॉयड लैंग्वेज हमने यूज़ की है, फिर और उसके बाद हमने जावा लैंग्वेज यूज़ किया और उसको जो डेटाबेस है वो हमने एसक्यूएलाइट डेटाबेस यूज़ किया है। और उसके साथ साथ हमने एम एस ऑफिस के जो पैकेजेस हैं वो भी यूज़ किए हैं। उसमें एम एस वर्ड है, एम एस ऑफिस है, सॉरी एम एस वर्ड है, एम एस एक्स पावर पॉइंट है, फिर एम एस प्रोजेक्ट है और उसके बाद एम एस विजियो है। इन सब में हमने कि सब टूल्स की मदद से हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, आसान ही है, कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो ये पहले आपसे ये प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा और उसके बाद फिर आपसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अच्छी सी कर लें और फेवरेट सब्जेक्ट जो है उसको भी तैयार कर लें, और वो वाला फेवरेट सब्जेक्ट आप तैयार करें जिस पे आपकी ज़्यादा ग्रिप है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी। अल्लाह हाफिज़।